हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट्स, या जिसको हम स्क्रीनिंग ऑफ रिकम्बिनेंट्स बोलते हैं। कि जितने भी टाइप के हम रिकम्बिनेंट्स बनाते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करवाते हैं इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर, तो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे हम उनको स्क्रीन करेंगे, कैसे हम उनकी सिलेक्शन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी कोई रिकम्बिनेंट डीएनए किसी सूटेबल होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके बाद ये जरूरी बन जाता है कि उस सेल को आइडेंटिफाई किया जाए जिस सेल्स ने रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को रिसीव किया है। तो अब ये जो प्रोसेस है कि हम किस तरीके से उस सेल्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, या हम उनको बोलते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए सेल जो है वो बेस्ड होता है एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। तो कहता है कि जो सिलेक्शन है किसी भी रिकम्बिनेंट डीएनए सेल्स की जिसने रिकम्बिनेंट डीएनए को रिसीव किया है, तो वो बेस होती है कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए उसमें अपनी एक्सप्रेशन, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो शो करेगा या नहीं करेगा। तो जो वेक्टर है या फॉरेन डीएनए है जो रिकम्बिनेंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो अपना कुछ करैक्टर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। एज कंपेयर टू जब हम बात करते हैं नॉन रिकम्बिनेंट की, तो वो कोई भी अपनी इन जो ट्रेट है या करैक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो हम इन रिकम्बिनेंट्स जो है सेल्स के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या कैसे उनकी सिलेक्शन करेंगे, या उनको कैसे स्क्रीन करेंगे। जैसे हम मोस्टली यूज करते हैं इकोलाई, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, हम उन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं मेथड की तरफ चलते हैं। जो पहला मेथड है हमारा उसको बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड। कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड से क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट्स की सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद है दूसरा इंसर्शनल सिलेक्शन इनएक्टिवेशन मेथड। इसी तरह तीसरा है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड। अब हम बारी बारी से इन तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे कि कैसे हम रिकम्बिनेंट्स को इन तीन मेथड्स के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। पहले मेथड की तरफ चलते हैं। तो पहला है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड। डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड में क्या होता है कि मतलब सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन की, कि जो डिजायर्ड जीन है, अगर हमने किसी एंटीबायोटिक के लिए कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जीन की। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई जीन क्लोन करेंगे, जैसे कैनामाइसिन है, इसको हम क्लोन करवाएंगे प्लाज्मिड R65 में। तो इसमें वो कैनामाइसिन जो जीन है जो क्या करेगी, रेजिस्टेंस देगी किसके लिए, कैनामाइसिन एंटीबायोटिक के लिए। जैसे यहां पे देखो ये प्लाज्मिड R65 है, तो ये प्लाज्मिड है, इस पे इको आर आई साइड्स हैं। तो इसकी जो डिफरेंट साइड्स हैं, 13 साइड्स हैं इको आर आई साइड पे, जहां पे हम जो प्लाज्मिड को काट कर सकते हैं। और डिफरेंट 13 टाइप की, मतलब यहाँ पे जीन्स भी प्रेजेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट्स है, तो जीन्स जो है 13 टाइप की प्रेजेंट है। तो इन्हीं 13 में से एक जो जीन है वो रेजिस्टेंस देती है कैनामाइसिन एंटीबायोटिक के लिए। अब हम इन 13 में से ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी जीन जो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर रही है एंटीबायोटिक कैनामाइसिन के लिए। तो इसमें क्या है, जैसे प्लाज्मिड जो है, एक प्लाज्मिड जो है ये रेजिस्टेंस करता है कैरी 4 एंटीबायोटिक्स के लिए। जैसे कैनामाइसिन है, क्लोरमफेनिकोल है, स्टेप्टोमाइसिन है, सल्फोनामाइड है। तो ये हमने पता करना है कि जो कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन है वो इन जो 13 आर आई इको आर आई फ्रेगमेंट्स हैं इन्हीं में से किसी एक फ्रेगमेंट में ये जीन जो है वो प्रेजेंट है।
तो जब हम इनको कट करते हैं तो ये 13 डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स हैं हमारे सामने बन के आते हैं 13। अब इन 13 फ्रेगमेंट्स में किसी एक में जो है वो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो प्रेजेंट है। तो जब हम क्लोन करेंगे कि इस जीन को इक्वाराई फ्रेगमेंट जो R65 है इसको हम इंसर्ट करवाएंगे इक्वाराई साइट पे वेक्टर के। किस वेक्टर के? जो ये साइड्स हैं डिफरेंट टाइप की, तो ये PBR322 की जो प्लाज्मिड्स है इसमें इक्वाराई साइड्स हैं डिफरेंट टाइप की साइड्स दी हैं, जहां पे हम क्या करेंगे इक्वाराई फ्रेगमेंट जो ये फ्रेगमेंट्स हैं इनको इसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे, क्लोन करवाएंगे। अब जो ये लाइगेशन हो रही है यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये इस वेक्टर के अंदर जो है क्या हो रहे हैं लाइगेट हो रहे हैं। तो 13 डिफरेंट रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे हमारे पास बन के आते हैं जब हम उसकी लाइगेशन करवाते हैं। किसकी? ये 13 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स प्लस इस प्लाज्मिड वेक्टर जो है, तो इनकी जब हम 13 जगह पे इनको इंसर्ट करवाएंगे 13 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को, तो ये 13 डिफरेंट टाइप के हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब इन 13 रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स में से कोई एक ऐसा सेट है जो कैरी कर रहा है कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन को। अब हमने उसी को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि 13 के 13 में तो जो कैनामाइसिन जीन है रेजिस्टेंस जीन है वो प्रेजेंट नहीं होगी, वो 13 में से एक में। अब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसके लिए हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो मेथड है कि जिससे हम रिकम्बिनेंट की सिलेक्शन करते हैं, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि दिस बिकॉज दिस साइड डज नॉट लाई इन आइदर एम्पिसिलिन में भी ये साइड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में जो इस प्लाज्म में है वो इसके लिए साइड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब हम जो ये क्लोनिंग है कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन की, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये जो है जो क्लोन जीन इसके अंदर है उसको हम यूज करते हैं एज सिलेक्टेबल मार्कर। अब जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जिनमें रिकम्बिनेंट ये जो रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गए हैं, तो इनको हम क्या करेंगे कि इनको हम एक प्लेट लेंगे। तो प्लेट में क्या करेंगे कि एक कैनामाइसिन अगर उसके अंदर डालेंगे, तो जिस सेल में क्या होगा कि कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो प्रेजेंट होगी, वो जो है वो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो सरवाइव करेंगे, वहां पे वो बच जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर क्या था कि कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन थी। जब हमने कैनामाइसिन अगर एंटीबायोटिक जो है इस्तेमाल किया प्लेट के अंदर, तो अब इसमें से कौन सा बचेगा जिसमें क्या होगा कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होगी, क्योंकि वो कैनामाइसिन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करेगी और वहां पे जो सेल्स हैं वो सरवाइव करेंगे। लेकिन बाकी जिनमें वो जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो वहां पे सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें कैनामाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसके लिए कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वो 13 फ्रेगमेंट्स में से एक फ्रेगमेंट ऐसा था जिसमें कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो प्रेजेंट थी। तो ये है डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड कि कैसे हम रिकम्बिनेंट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ जिसका नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड। अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड क्या है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो है ऐसा इनएक्टिवेशन है कि ये किसी जीन को इनएक्टिवेट करता है जब कोई और जीन हम उसके अंदर या कोई सीक्वेंस उसके अंदर डाल देते हैं। मतलब किसी जीन पे हमने क्या किया, दूसरी जीन एंटर कर दी, कोई दूसरा इंसर्ट हमने फॉरेन डीएनए सेगमेंट वहां पे डाल दिया, तो उसकी वजह से जो जीन वहां प्रेजेंट थी वो इनएक्टिवेट हो गई। ये भी हमें मदद करती है कि हम कैसे रिकम्बिनेंट कॉलोनी को आइडेंटिफाई करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। जैसे यहाँ पे है ये इंसर्शनल है, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है,
ठीक है। तो यहाँ पे एक जीन मान लीजिए ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है फॉर एम्फिसिलिन। इसी तरह ये जीन जो है ये ऑरेंज कलर में, और इसी तरह ये जो सीक्वेंस है ये जीन किसके लिए है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन 2। मान लीजिए हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, कट साइट है, ठीक है। अब लाइगेट इंसर्ट इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, अब हम इस कट साइट पे कोई दूसरी जीन, कोई दूसरा इंसर्ट, कोई फॉरेन डीएनए सेगमेंट इंसर्ट करवाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने किया कि ये जो ब्लू कलर का है वो इस जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन 2 थी उसमें हमने इंसर्ट करवाया। अब होगा क्या कि इस वेक्टर में इस ये जो सेल है जिसमें ये वेक्टर है, तो ये क्या है, ये कैरी कर रहा है रेजिस्टेंस फॉर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब मान लीजिए ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थी, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी, तो ये 2 एंटीबायोटिक के लिए क्या कर रही है, रेजिस्टेंट जीन जो है वो पैदा कर रही है। तो यहाँ पे ये जो है वो एम्पिसिलिन में भी सर्वाइव कर सकता है और टेट्रासाइक्लिन उस एंटीबायोटिक में भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जब हमने इसमें इंसर्ट डलवाया यहाँ कोई, तो इसकी वजह से ये वाली जीन जो है, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन या मान लीजिए जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन 2 थी, ये वाली जीन अब इनएक्टिवेट हो गई। तो अब इस वेक्टर के पास जो है इसमें क्या हुआ कि इसमें रेजिस्टेंस जीन जो है वो खाली एक जीन के लिए रह गई, जो था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के लिए अब इसके पास टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसके मीडियम में ये क्या सर्वाइव नहीं कर सकता है। मतलब इस वेक्टर के पास 2 रेजिस्टेंस जीन थी, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस जीन जो है अब बच गई। तो ये है इंसर्शनल एक्टिवेशन मेथड। तो इससे भी हमें पता लगेगा कि हम कैसे जो रिकम्बिनेंट है, क्योंकि इसमें तो हमने कोई इंसर्ट नहीं डाला था, इसमें हमने इंसर्ट डाला, तो इसमें दोनों जीन जो है एक्टिव थी, इसमें एक जीन जो है इनएक्टिवेट हो गई। तो हमें एकदम पता लग जाएगा कि कौन सा रिकम्बिनेंट डीएनए है या कौन सा रिकम्बिनेंट वेक्टर है। तो ये था हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड। तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड। ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड क्या है? ये एक पावरफुल मेथड है। जब भी हमने रिकम्बिनेंट्स की स्क्रीनिंग करनी है तो उसके लिए ये काफी पावरफुल जो है मेथड है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक जीन है रिपोर्टर जीन, जिसको हम लैक-जेड जीन बोलते हैं, ये इंसर्ट किसमें करते हैं, वेक्टर के अंदर। मान लीजिए ये हमारे वेक्टर है PUC18, यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है, तो यहाँ पे हमने जीन डालनी है लैक-जेड जीन। लैक-जेड जीन जो है ये एनकोड करती है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये इसके अंदर इंसर्ट करवानी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है ये ब्रेक करेगा सिंथेटिक सबस्ट्रेट। जैसे एक सिंथेटिक सबस्ट्रेट है उसका नाम है एक्सगैल इनटू अ इनसॉल्युबल ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा कि एक्सगैल क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल बीटा डी गैलेक्टोपायरनोसाइड। ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किससे बना होता है, एक तो गैलेक्टोज और इसके साथ एक सब्स्टिट्यूट लिंक होता है जिसका नाम है इंडोल। इंडोल क्या है, ये इंडोल जो है ये हेट्रोसाइक्लिक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बना होता है 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग और उसके साथ फ्यूज होती है 5 मेंबर्ड पायरोल रिंग। अब ये जो है एक तो ये इंसॉल्युबल है और ये क्या करता है, ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट जो है वो देगा, इनसॉल्युबल ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने फॉरेन जीन जो है इंसर्ट करवाई लैक-जेड जीन पे, यह हमने करवाई, तो ये हमारा है बैक्टीरियल सेल, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है। ये बैक्टीरियल सेल जो है इसमें अभी हमने इंसर्ट नहीं करवाया है। जैसे ये लैक-जेड जीन है यहाँ जो इसमें दिख रही है और ये हमारा वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लैक-जेड जीन थी ये हमने इसमें जो है क्या करवाई है, इंसर्ट करवा दी है, यहाँ पे इंसर्ट करवाया। तो अब क्या होगा कि इससे यह है कि जिसमें लैक-जेड जीन जो है बनी है,
विदाउट इंसर्ट है, इसमें इंसर्ट जो है वो डाल दिया गया है। अब जैसे ही हम फॉरेन जीन जो है इस लैग जेड जीन पे इंसर्ट करवाएंगे, मान लीजिए ये है हमारा लैग जेड जीन है, यहाँ पे जैसे ही हम फॉरेन जो हमारा जीन है उसको हम इंसर्ट करवाएंगे तो ये लैग जेड जीन जो है वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे ये जीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो जैसे ही ये जीन जो है इनएक्टिवेट हो गई तो इससे क्या होगा कि कोई भी ब्लू कलर जो है वो डेवलप नहीं होगा। जैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है ये ब्रेक करता था किस सब्सटेंस को, एक्स गैलेक्टोस, इसको हम बोलते हैं एक्स गैल, जो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल बीटा डी गैलेक्टोपायरनोसाइड था। तो जब ये ब्रेक डाउन हो जाता था तो इससे क्या निकलता था, ब्लू कलर का प्रोडक्ट निकलता था। लेकिन जैसे ही लैग-जेड जीन पे क्या हो गया कि हमने कोई इंसर्ट जीन जो है इंसर्ट करवा दी तो ये जीन क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। इनएक्टिवेट हो गई तो अब जो बीटा गैलेक्टोसिडीज है ये इस सिंथेटिक सबस्ट्रेट एक्स गैल को क्या करेगी, ब्रेक नहीं कर पाएगी। जब ब्रेक नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब कोई भी ब्लू कलर जो है यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। फिर क्या करवाएंगे हम कि इसको अब हमने करवाना है कि ये होस्ट सेल कंटेनिंग कम्युनिन विल फॉर्म व्हाइट कलर सबस्ट्रेट ऑन द मीडियम बनेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है जिसमें हमने अगर कंटेनिंग क्या डाला है, ये एक्स गैलेक्टोस एक्स गैल डाला हुआ है इसमें। अब इसमें हम जैसे ही जो रिकम्बिनेंट सेल हैं जिनके अंदर क्या है, वो सेल जिनमें रिकम्बिनेंट है ये क्या करेंगे, व्हाइट कलर्ड सबस्ट्रेट जो है मीडियम एक्स गैल पे उसकी फॉर्मेशन करेंगे व्हाइट, क्योंकि एक्स गैल जो है वो ग्लैक्टोसिडेज जो है वो ब्रेक एल गैल जो है ये ब्रेक नहीं हो पाया, जिससे क्या हुआ, ब्लू कलर प्रोडक्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पाया। तो जो सेल्स हैं जिनमें रिकम्बिनेंट है वो क्या करेंगे, व्हाइट कॉलोनीज बनाएंगे। ये व्हाइट कॉलोनीज यहां पे बन रही हैं जिनमें जीन है जो हमने इंसर्ट करवाई थी। तो ये ब्लू कॉलोनीज है एंजाइम क्लूज एक्स गैल कि इनने क्या किया कि इसमें जो रिकम्बिनेंट है वो प्रेजेंट नहीं है, जो हमने जीन जो है प्रेजेंट डाली थी। अब होस्ट सेल कंटेनिंग रिकम्बिनेंट विल टर्न ब्लू। अब होस्ट सेल जिनमें नॉन रिकम्बिनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे, ब्लू कलर की कॉलोनी यहाँ पे बनाएंगे। जो होस्ट सेल जिनमें रिकम्बिनेंट है, मतलब जिनमें जो हमने फॉरेन जीन इंसर्ट करवाई है वो कौन सा कलर डेवलप करेंगे, व्हाइट। और वो सेल जिनके अंदर नॉन रिकम्बिनेंट है वो क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे ब्लू कलर यहाँ पे। तो ये है ब्लू व्हाइट क्लोनिंग स्क्रीनिंग मेथड कि कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसकी, रिकम्बिनेंट्स की। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट्स। 3 टाइप के मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड और ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड। थैंक यू।